दूध वाला दूध देने आता तो घंटा घंटा अम्मा के पास बैठकर बातें करता। जाने लगता तो कभी 100 तो कभी 50 मेरे हाथ पर रख जाता। एक रोज अम्मा घर न थी, दूध वाला आ गया। मैंने आवाज देकर बोला, सहन में डोल की पड़ी है, भर दे। दूध से मेरे होश उड़ गए जब उस रात दूध वाले ने दरवाजे की कुंडी लगाकर। आज फिर से जब मैं स्कूल से घर आई तो उस शख्स सामने ही बैठा था। जाने क्यों मुझे उस शख्स से नफरत सी होने लगी थी। मुझे अपनी अम्मा की समझ नहीं आती थी कि वो क्यों एक दूध वाले को अपने साथ बिठाए बातें करती रहती हैं। जब मैं घर आती तो वो मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगता। खड़ा हो जाता, कहता, आ गई, पता है आज मैं तुम्हारे लिए दूध के साथ साथ गाय का मक्खन भी लेकर आया हूँ। कोई मक्खन चक्खन खाया करो, अपनी सेहत देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखने लगा, मैंने फौरन से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। ऐसे लोग बहाने बहाने से लड़कियों को हाथ लगाने के शौकीन होते हैं। मैं सब समझती थी, लेकिन न जाने अम्मा को क्या हो गया था। जब से ये नया दूध वाला हमारे मोहल्ले में आया था और हमारे घर दूध देने आने लगा था, अम्मा की तो मेहरबानियां मुझे समझ ही नहीं आती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो ठरकी भुट्टा है। मैंने सब मोहल्ले में कई खवातीन से लंबी लंबी हाँकते देखा था। जिसे भी वो दूध देने जाता बातें शुरू कर देते और औरतें भी बड़ी अजीब थी, उससे किस्से कहानियां लेकर बैठ जाती थी। मुझे ये शख्स से एक आंख नहीं भाता था। और जब से ये शख्स हमारे घर दूध देने आने लगा था, पहले तो मेरी माँ भी दरवाजे पर खड़ी उससे बातें करती रहती थी और फिर एक दिन वो दूध वाला कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। और मेरी अम्मा पर तो न जाने दुनिया जहान की कौन सी इंसानियत जाग उठी थी। फौरन से उसे कहने लगी, हाँ हाँ आओ अंदर, खाना तैयार है। फिर तो वो शख्स रोजाना दोपहर का खाना हमारे ही घर खाने लगा था। मेरी वालिदा बेवा थी और फिर हम दो माँ बेटी ही अकेली घर में रहते थे। मेरी माँ बहुत मोहतात खातून थी, किसी मर्द से बात नहीं करती थी कि कहीं उनके कोई किरदार पर उंगली न उठाए। मेरे वालिद मेरी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे और मेरी माँ ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। सारी जिंदगी मेरे ही साथ गुजार दी। मैं 10वीं जमात में आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मोहल्ले वाले मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ सिलाई करती थी और इसी से हमारा गुजर बसर बमुश्किल होता था। हम दोनों ही माँ बेटी सिर्फ अपनी जरूरियात ही पूरी करती थी और इस पर आजकल इस दूध वाले पर अम्मा की मेहरबानियां मुझे खौला के रख देती थी। क्या जरूरत है उन्हें उस शख्स को रोजाना खाना खिलाने की। मैं कमरे में बैठी अपना जी चला रही थी जब अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी थी जो तूने दूध वाले के साथ की है। वो तुझे बच्ची समझकर सर पर प्यार दे रहा था और तू हाथ झटक कर अंदर आ गई। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो दूध वाला अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या हो गया है, क्यों उसे घंटा घंटा घर बिठाए रखती हैं। वैसे आप कहती हैं कि खर्चा कम करो, गुंजाइश नहीं है, 4 रोटियां तो वो खा के चला जाता है हमारे घर से। मेरा ये कहना था कि अम्मा तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, शर्म नहीं आती उसकी रोटियां गिनते हुए। अगर कोई खाता है तो अपना नसीब ही खाता है ना। खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हारी जबान से ये बात सुनी, वरना गुत्ती से जबान निकाल कर हाथ में पकड़ा दूंगी। ये कहकर मेरी अम्मा कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अगले ही रोज जो हरकत उस दूध वाले ने मुझसे की, मुझे हैरत का झटका लगा। मैं स्कूल जा रही थी कि वो अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखते ही दुकान से बाहर निकला और मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा तो मुझे रुकने का इशारा किया। वहां पर और भी दुकानें थी और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे उसकी हरकत बहुत ही बुरी लगी थी। अपनी दुकान से निकलकर मेरे पास आया। वो धोती और बनियान पहने हुए था। आकर उसने 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में रखा। कहने लगा, ले जाओ, स्कूल में कुछ खा भी लेना। ये कहकर वो वापस अपनी दुकान में चला गया और आसपास के दुकानदार मुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि मैं स्कूल की बजाय वापस घर आ गई। अम्मा इस वक्त सिलाई मशीन पर बैठी थी। मैंने जोर से घर का दरवाजा धड़धड़ाया तो अम्मा ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर परेशान होकर कहने लगी कि क्या हुआ, स्कूल नहीं गई। मैं गुस्से से घर के अंदर आई, 100 का नोट अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, दूध वाले के बच्चे को बोलो कि अपनी हद में रहे। सबके सामने उसने मेरे हाथ में 100 का नोट थमाया और कहने लगा, स्कूल में कुछ खा पी लेना। ये कौन सा तरीका है, हम पर एहसान की जूती मारने वाला। हमारे सर पर कोई मर्द नहीं है, कोई बाप भाई नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरे बाजार में ये मुझे यूं जलील करेगा। हम उसके एहसान के साए तले थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर मेरी माँ के माथे पर भी तफक्कुर से बल पड़ गए। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, वो दूध लेकर आएगा तो मैं उसे सख्ती से मना कर दूंगी कि यूं बीच बाजार में रोक कर तुम्हें पैसे ना दे। उस वक्त मेरी हालत थी कि गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहली बार मुझे अपने बाप की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। अगर वो हमारे सर पर होता तो इस दूध वाले की क्या मजाल थी कि सड़क में रोक कर मुझे पैसे देता। देखने वाले क्या सोचेंगे।
نہ جانے کیوں مجھے پیسے پکڑا رہا ہے، یا ہم لوگ بہت غریب کمی کمین ہیں تو یہ شخص ہم پر یہ احسان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو یہ بھی لگے کہ یہ دودھ بھی ہمیں فری میں دے کر جاتا ہے۔ بہرحال میں غصے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ پورا دن نہ ٹھیک سے مجھے کوئی لیکچر سمجھ میں آیا اور نہ ہی میرا پڑھائی میں دل لگا۔ بے شک میں غریب لڑکی تھی لیکن خوددار تھی۔ شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ خرچے میں ان کی مدد کرتی تھی، اور میرا یہی ارادہ تھا کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی سی نوکری کروں گی اور اپنے حالات خود بدلوں گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہم پر احسان کرے اور ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھے، یا یہ سمجھے کہ ہم اس کے احسان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اماں سے کہوں گی کہ اس شخص کو اپنے گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ دینے آتا ہے دودھ دے اور واپس اپنے گھر جائے۔ بھلا اس کا کیا کام ہے کہ یہ روز ہمارے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھاتا پھرے؟ میں جب گھر واپس آئی تو اس شخص میری ماں کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میری والدہ نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک نظر مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چہرے سے بڑا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ لوگ تمہیں شک کی نظر سے دیکھیں، بس میرے دل میں خیال آیا تو میں تمہیں پیسے دے دیے۔ آئندہ میں کسی کے سامنے ایسی حرکت نہیں کروں گا جو تمہاری عزت کو مجروح کرے۔ پھر اس نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہنے لگا، یہ تم رکھ لو، اگر تم رکھو گی تو میری شرمندگی دور ہو جائے گی، اور انکار مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی کھری سناتی میری والدہ نے مجھے اشارہ کیا کہ پیسے رکھ لو۔ اس وقت میں کوئی بحث کے موڈ میں بھی نہیں تھی، اسی لیے میں نے وہ 100 روپیہ رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی سی پھیل گئی۔ پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ ایک بار میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی، ایک بچہ کہنے لگا، ٹیچر دودھ والے انکل آپ کے کیا لگتے ہیں جو روز آپ کے گھر بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے ساتھ سوال و جواب مت کرو، اپنا پڑھو۔ چند دن بعد پھر یہی سوال ایک اور بچے نے مجھ سے کیا۔ ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں کا اس دودھ والے سے کیا چکر ہے جو اتنے گھنٹے ان کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری ماں جس محلے میں ساری زندگی عزت کرتے آئے تھے لوگ، اس عورت نے اپنے شوہر کے نام پر ساری زندگی گزار دی۔ جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی غیر مرد نے ان کے گھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ اس عمر میں آ کے میری ماں کا سارا کیا دھرا خاک میں مل رہا تھا۔ امی وہیں بیٹھے کپڑے سی رہی تھی۔ اس بچے کی بات بھی سن لی تھی۔ جب میں نے برجستہ تیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تو اپنی نظریں بدل کر دوبارہ سے کپڑے سینے لگی۔ مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانے کیوں مجھے اپنی ماں کی چپ کھانے لگی تھی۔ وہ کیوں چپ تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں اس بچے سے کہا کہ تمہاری ماں کون ہوتی ہے میرے کردار پر انگلی اٹھانے والی؟ نہ جانے کیوں میری ماں کا یوں نظریں چرا جانا مجھے مشکوک سا لگا تھا۔ جب بچے ٹیوشن پڑھ کر چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں سن رہی ہیں آپ سب کی باتوں کو؟ ساری زندگی آپ کا کردار سب کی نظروں میں صاف شفاف رہا، آپ کیوں دودھ والے کو آنے سے منع نہیں کرتی؟ لوگ کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں ہمارے بارے میں۔ میری بات سن کر میری اماں کہتی ہیں کہ لوگوں کی تو عادت ہے، غریب کو روٹی کوئی نہیں دیتا تھا، تانے سب دیتے تھے، اس کے کردار پر شک کرتے ہیں، تم اس بات کی پرواہ نہ کرو۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا، امی کیوں باتوں کی پرواہ نہ کروں؟ ہمیں اس معاشرے میں رہنا ہے، بس اب آپ اس دودھ والے کو گھر پر نہیں آنے دیں گی، بلکہ میں اس شخص کو منع کر دیں گے کہ ہمارے لیے دودھ نہ لائے، ہم کسی اور دودھ والے کو لگوا لیں گے۔ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے گھر دودھ والا یہی آئے گا۔ پھر کہنے لگی، تم نہیں جانتی کہ وہ ہمارا کتنا بڑا محسن ہے، میں اسے آنے سے نہیں روک سکتی، تو میری بھی مجبوری سمجھو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، میری ماں کی ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ وہ دودھ والے کو روک نہیں سکتی تھی، اور وہ کون سے احسان ان پر کر رہا تھا؟ میں نے اماں سے کہا، مجھے ہر بات صاف بتائیں، وہ کیوں نہیں اس شخص کو منع کر سکتی؟ وہ کون سے ہم پر احسان کر رہا تھا؟ میری ماں کہنے لگی، وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کپڑے سینے لگی۔ مجھے اپنی والدہ کی اس خاموشی پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ میری کسی بات پر بھی کان نہیں دھر رہی تھی، لیکن میں اس شخص سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کبھی دودھ لے کر آتا، اتفاق سے میں دروازہ کھولتی بھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ سے دودھ نہ لیتی، اماں کو آواز دیتی، کہتی کہ اماں دودھ والا آیا ہے، آپ خود ہی اس سے دودھ لے لیں۔ انہیں دنوں ایک بار میں اسکول جا رہی تھی کہ میرے پیچھے ایک محلے کا آوارہ لڑکا لگ گیا۔ وہ بار بار مجھ پر فقرے کس رہا تھا، کبھی میرے پیچھے سیٹی مارنا شروع کر دیتا، کبھی بےہودہ جملے بازی شروع کر دیتا، کبھی میرے برابر چلنے لگتا، لیکن ظاہر اگر میں کچھ اسے کہتی تو میرا اپنا ہی تماشا گلی میں لگ جاتا۔ جیسے ہی میں دودھ والے دکان کے پاس سے گزری اور اس لڑکے کی حرکتیں اس دودھ والے نے دیکھی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اپنی دکان سے باہر نکلا اور اس لڑکے کو ہاتھ سے پکڑ کر 2-4 مکے اس کے منہ پر رسید کر دیے۔
वो लड़का तो बौखला कर रह गया था। दूध वाला उस लड़के से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस लड़की को कुछ कहे? तू उस लड़की को सीटी मारेगा? मैं तेरा मुंह नहीं तोड़ दूंगा। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मेरा तो जैसे एक तमाशा लगकर रह गया था। वो दूध वाला तो काबू में नहीं आ रहा था, उस लड़के को मारे जा रहा था। उस लड़के ने भी आगे से हाथ चलाने शुरू कर दिए। कहने लगा, ये तेरी क्या लगती है? तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? मैं जानू, ये लड़की जाने। वैसे भी ये लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है। मेरा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सबके सामने उस लड़के ने साफ झूठ बोल दिया था। मेरा हाल था कि काटो तो लहू न निकले। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि इसको नहीं जानती मैं। दूध वाला कहने लगा, मैं जानता हूँ ये लड़की ऐसी नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें इस लड़की पर आंख उठाते भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। लोग उसके इश्तिहाल को देखकर बड़ी मशकूक नजरों से मुझे देखने लगे, जैसे मेरा उस शख्स के साथ कोई रिश्ता हो। मैं उस दूध वाले की हरकतों से बेहद परेशान होकर रह गई थी। मैं अपने घर आ गई। अम्मा से कहने लगी कि उस दूध वाले ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। जब मैंने सारी बात अम्मा को बताई तो वो कहने लगी कि तुम्हारे लिए उसकी गैरत जो जाग जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी माँ कहने लगी, किसी दिन बताऊंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अगले रोज अम्मा कहने लगी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। दूध वाला आए तो दूध ले लेना। मुझे उस शख्स से नफरत हो गई थी। मैं उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। दरवाजे के पास मैंने एक डोलकी रख दी थी। मेन दरवाजा भी मैंने हल्का सा भेड़ दिया था और सोचने लगी कि वो शख्स आएगा तो अंदर से आवाज लगा दूंगी कि डोलकी में दूध डालो और निकलो यहाँ से। वो अक्सर दोपहर को आता था, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। मैं परेशान थी। रात हो गई थी, अम्मा आई थी ना ही वो दूध वाला। अब मुझे ये फिक्र होने लगी थी कि कहीं अम्मा दूध वाले के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि अम्मा जानती थी कि जितनी मैं उस दूध वाले से नफरत करती हूँ, कभी भी अम्मा को उससे शादी तो करने नहीं दूंगी। शायद इसलिए मैं सोचने लगी कि नहीं, मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसने जवानी में शादी नहीं की और मेरे बाप की बेवा बनकर ये सारी जिंदगी गुजार दी, तो वो भला अब इस उम्र में क्यों करेगी। शाम के 8 बजे दरवाजे की दस्तक पर मैंने दूर से ही पूछा कि कौन है। कहने लगा, मैं दूध वाला हूँ, दूध ले लो। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, डोलकी अंदर रखी है, इसे भर दो दूध से। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि वो दूध डालेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि अम्मा तो सहन में बैठी नहीं थी जिसके साथ वो बातें हाँकता। लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर खौफजदा भी हुई थी और गुस्सा भी आने लगा। वो क्यों मेरे कमरे में आया था? मेरी जान उस वक्त लबों पर आई जब उसने दरवाजा बंद करके कमरे की कुंडी लगा ली। मैंने कहा, खबरदार जो तू मेरे पास आया। वो कहने लगा, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। अम्मा भी घर पर नहीं है। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम्हारी अम्मा घर पर नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुन के मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने क्यों मेरी माँ से शादी की है? कहाँ है मेरी माँ? तुम उसे भगा कर ले गए हो निकाह के लिए? मेरी बात सुनकर उसे नजरें झुका ली। कहने लगा, नहीं, जो गलती मैंने माजी में की है, मैं तुम्हारी माँ के साथ कभी भी निकाह नहीं कर सकता। अब तो मैं उसकी बातों से उलझने लगी थी। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप मरा नहीं है, ना तुम्हारी माँ बेवा है। तुम्हारा बाप उस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। फिर वो रोने लगा। कहने लगा कि मैं गुस्से का बहुत तेज था। मैंने जरा सी बात पर तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी और खुद चला गया था। लेकिन इसके बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा रहने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ साल मैंने इधर उधर धक्के खाता रहा। इसके बाद जब मैं वापस आया, तुम्हारी माँ वहां से जा चुकी थी। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिली। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे इस इलाके में नजर आई तो उसने मेरी वालदा से माफी मांग ली है। घर का सारा खर्चा भी मैं उसे देने लगा हूँ। उस शख्स ने मुझसे कहा कि उसने मोहब्बत की थी, इसीलिए दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन जब मैं रोज रोज तुम्हारे घर आने लगा तो लोगों ने उसके किरदार पर बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि सारी हकीकत अपनी बेटी को बता दे और फिर यहाँ से चला जाए। फिर कहने लगा, मैं तुम्हें बाप होने का हक देना चाहता हूँ और इसीलिए खुदा के लिए मुझे इस बात से मत रोको। मैंने कहा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सबके सामने एतराफ करें कि आप मेरे बाप हैं, ताकि कोई मुझे शक की नजर से ना देखे। ये भी कि वो बाप है। दूध वाले ने अहले मोहल्ला को बता दिया कि मैं इसकी बेटी हूँ और फिर वो हमारा कफील भी बन गया था। लेकिन अपनी एक गलती की वजह से जो कुछ उसने मेरी माँ के साथ किया था, उसका अजाला तो कुछ भी नहीं हो सकता था।